अब हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। सबसे मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। कुछ भी लिखा हो कि अगर स्पेस करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को कपल्स, या फिर बेस्ट, या फिर मोस्ट प्रेफर्ड, या फिर मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया बोला जाए तो भी आईयूडी का नाम ही आएगा। अब जो हमारे पास कंडोम्स हैं ये बेशक हमें एसटीडीज और एड्स से बचाते हैं, स्टिल आईयूडीज हमारे मोस्ट प्रेफर्ड रहेंगे। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina, ठीक है। क्योंकि अब वेजाइना के अंदर तक जो इंडिविजुअल है वो नॉर्म खुद से नहीं डाल सकता, ऑल्दो ये जो बैरियर मेथड्स थे वो डाल सकते थे, बट ये आईयूडीज नहीं डाल सकते। नाम से पता चल रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूटेरस। These IUDs are presently available। 3 टाइप के हमारे पास IUDs हैं। एक नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, जिसका एग्जांपल है लिपेज लूप। लिपेज लूप प्लास्टिक का होता है। कॉपर रिलीजिंग IUDs CUT CU7 मल्टीलोड 375। CUT होता है टी शेप का, कॉपर का होता है स्ट्रक्चर टी शेप का, CU7 होता है कॉपर का ही 7 शेप का, मल्टीलोड 375। ये नाम कैसे याद रखें, ये एक टाइप से याद रख लो जैसे गन का नाम होता है ना AK-47, वैसे मल्टीलोड 375। और गन किसकी बनी होती है, मेटल की, तो एक कॉपर मेटल की बनी हुई है, मल्टीलोड 375, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। हार्मोन रिलीजिंग में आते हैं प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20, ठीक है। अब वो सवाल पूछ सकता है कि LNG-20 इज विच टाइप ऑफ आईओडी, तो हार्मोन रिलीजिंग के अंदर आ जाएगा वो। अब यहाँ पे प्रोजेस्टा सर्ट हमें याद रखना है। अगर जब हम आगे पढ़ेंगे ओरल पिल्स के बारे में तो उसमें 2 टाइप के हमारे पास कॉम्बिनेशन मिलते हैं। एक तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन का, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस। वहाँ पे प्रोजेस्ट्रोजन है, ठीक है, या फिर जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। अब एनसीईआरटी ने प्रोजेस्ट्रोजन लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोजेस्टा सर्ट है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब जो हमारे नॉन मेडिकेटेड हैं, ठीक है, ये प्लास्टिक के होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, जैसे अब प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। मैक्रोफेजेस आ जाएंगे और फिर फैगोसाइटोसिस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मेनली वर्क करते हैं इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर। बट जब हम कॉपर, ये हो गया इनका एक्ट ऑफ मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, इनका नॉन मेडिकेटेड आयोडीज लिपेज लूप का। अब आता है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं, यूटेरस में जाके कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं। अब जो स्पर्म्स आएंगे, देन कॉपर आयंस रिलीज सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। एक तो उसकी मोटिलिटी को धीरे कर देगा और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर पूछ लेगा कॉपर रिलीजिंग जो हमारे पास आयोडीज हैं वो उनका फंक्शन क्या है, तो यही जाएगा आंसर, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो। अब ये हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आयोडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, नाम से पता चल रहे हैं, सर्टेन इनसाइड यूटेरस। नॉन मेडिकेटेड लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टा सर्ट LNG-20, ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेडिकेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग। तो हमें एग्जांपल सारे रट गए अच्छे से। आईयूडीज, फेगोसाइटोसिस इफेक्ट ऑन स्पर्म्स, ठीक है, क्योंकि कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ये जनरलाइज है, ठीक है। उसका सबसे बेसिक एग्जांपल है नॉन मेडिकेटेड वाले। अब कोई सा भी आईयूडी हो, है ज़्यादा बॉडी के अंदर ही रहना है, इम्यून सिस्टम को तो वो एक्टिवेट करेगा ही करेगा, अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। तो ये हम टोटल सब आईयूडीज के लिए भी बोल सकते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयंस सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड डिक्रीजेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि इसका फंक्शन बताओ कॉपर रिलीजिंग वाले आयोडीज का। अब हम आगे बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग के बारे में लिखा हुआ है। हार्मोन रिलीजिंग का पहले देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है। वो यूट्रस में जाके हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, दोनों एक ही मतलब होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन अगर हमारी बॉडी में उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है,
तो एक तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो हमारा होता है ल्यूटियल हार्मोन, ठीक है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब प्रेगनेंसी के टाइम पर है तो सर्वाइकल म्यूकस जो है उसकी थिकनिंग बढ़ा देगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देगा टू स्पर्म्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब ये प्रोजेस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन है उसे बढ़ाएगा तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से GnRH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से FSH और LH कम हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, तो मेक्स द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट खटक रहा है कि मेक्स द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये कैसे करता है? ये पॉइंट खटक, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना तो ईस्ट्रोजन है, जितने भी बाकी के हार्मोन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। GnRH में FSH और LH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन होगी तो जो एंडोमेट्रियम उसकी थिकनिंग भी कम हो जाएगी, तो मेक्स यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो वो यहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब स्टिक टू द NCERT की स्टेटमेंट्स। तो NCERT की स्टेटमेंट से ही सवाल आएगा। हार्मोन रिलीजिंग IID का फंक्शन एक तो मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म और मेक्स यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो हमें समझ आ जाता है, बट ये वाला समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। अब इस लाइन से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और ऑप्शन ऐसे दे देगा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बट हमें ये चीज़ याद रखनी है कि आइडियल सबसे बेस्ट जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो हमेशा हमेशा IUD ही रहेगा। IUD और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, अब वो चाहे डिले प्रेगनेंसी या फिर स्पेस चिल्ड्रन के लिए हो या फिर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड हो, ठीक है, जो सा भी सबसे बेस्ट है ना, ठीक है, वो हमेशा IUD ही रहेगा, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। अब ओरल पिल्स के बारे में देख लेते हैं। तो पिल्स में क्या होता है, यहाँ तो होता है प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन अलोन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बो, ठीक है। और जो इम्प्लांट्स है, इम्प्लांट सेम एज पिल, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है इट इज सेम एज पिल बट इन अदर टेक्निक ऑफ इनटेक। बस इनटेक की टेक्निक जो है वो अलग हो जाती है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो वो इस स्टेटमेंट से भी पूछ सकता है कि जो हमारी ओरल पिल्स होती हैं उनके अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो यहाँ तो प्रोजेस्ट्रोजन हो सकता है, फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेल्थ आर पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स, ठीक है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली। अब जो जनरली हमारे पास जो पिल्स होती थी, जैसे माला डी होगी, ठीक है, पीछे एक निरोध ब्रांड था, वो मेल के बैरियर के लिए था, ठीक है। बट जो माला डी है वो पिल्स का ब्रांड है। तो ये डेली पिल्स होती हैं माला डी, बस एक सिर्फ सहेली ही है जो कि वंस अ वीक पिल है और नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। सहेली के बारे में दे भी रखा है। ये न्यू है ना, बट जो ट्रेडिशन चलती आ रही है वो डेली थी। अभी रिसेंटली एडवांसमेंट हुई है हमारी टेक्नोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, ठीक है। स्टेरॉयडल बिल्कुल नहीं होती जनरली। अब हम पहले ना पिल्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो देख लेते हैं। तो पिल्स का मोड ऑफ एक्शन भी ये वाला होता है, सेम टू सेम हार्मोन रिलीजिंग वाला। जो हमारे IUDs थे ना, सेम वैसा ही होता है। ये क्या करते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की जो कंसंट्रेशन है उसे बढ़ा देता है फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से, ठीक है। ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो they inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retarded entry of sperm। तो सेम वही फंक्शंस हो गए जो हमारे पास पिल यूज़ के थे हार्मोन रिलीजिंग IUDs के, ठीक है। अब एक बार सहेली के बारे में देख लेते हैं। द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। इट इज़ वंस अ वीक पिल विद वेरी लो फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ठीक है। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वंस अ वीक पिल है, एक हफ्ते में एक बार लो और पूरा हफ्ता उसका असर रहेगा, ठीक है। बट जो नॉर्मल हमारे पास ट्रेडिशनल पिल्स थी वो डेली लेनी पड़ती थी, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्टिंग के हफ्ता होता है उसमें से लेनी स्टार्ट कर दो और 21 दिन तक लो डेली। जब तक लोगे तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within first 5 days of menstrual cycle, ठीक है, after a gap of 7 days during which menstruation occurs, ठीक है।
क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो हमारी ओवम होता है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है, ठीक है। और उस टाइम पर कोइटस हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मेंस्ट्रुएशन पीरियड को छोड़कर बाकी सब 21 के 21 दिन, तो इससे हमें पता चलता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 1 हफ्ते तक चलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 21 दिन तक लेनी होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 28 दिन की होती है, तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो 1 हफ्ते का रहता है हमारा, ठीक है। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, ठीक है, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन ऑकर, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, क्योंकि जिस दिन लेनी छोड़ दी उसी दिन हमारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, इसका ड्रॉबैक है। अभी हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके अंदर जैसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव दे रखा हो विच इज़ यूज टू, जैसे स्पेस चिल्ड्रन दे रखा हो, तो उसके अंदर पिल्स बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर एक दिन नहीं ली, स्किप कर दी, तो उसी दिन ओव्यूलेशन हो गया तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आइडियल नहीं है, डेली लेनी पड़ेगी। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ईस्ट्रोजन और जीएनआरएच के हार्मोन्स एफएसएच और एलएच की कंसंट्रेशन बहुत कम है। एफएसएच एलएच कम है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को प्रोजेस्टेरॉन ये ऑल्टर करता है, थिक कर देता है। इम्प्लांटेशन कौन करता है? ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से एंडोमीट्रियम की लाइनिंग की जो थिकनेस है वो बहुत कम रह जाती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स इन द स्किन, ठीक है। तो जो इम्प्लांट है ना, हमने ऊपर भी लिखा हुआ था सेम एज पिल्स, ठीक है। जो हमारे हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज हैं, पिल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ठीक है, इन सब का जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो सेम है, बट इनका जो ड्यूरेशन है या फिर रेट ऑफ एक्शन है सिर्फ उसमें डिफर है। जो ओरल पिल्स है वो थोड़ी धीरे एक्ट करती हैं, जो इंजेक्शंस हैं वो रेडिली एक्ट करते हैं, ठीक है, बट इनके मोड ऑफ एक्शन में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स को इन्होंने एक साथ ही लिया है, ठीक है, और इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है फास्ट होता है, ठीक है, और इनके इफेक्टिव पीरियड भी लॉन्गर होते हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, ठीक है। तो ये जो इम्प्लांट्स है ना, इसको हम अपनी स्किन के अंदर इन मतलब स्किन के अंदर गड़वा लेते हैं एक टाइप से, ठीक है। तो ये अगर हम देखें ना तो बाहर से दिखते हैं और फिर ये धीरे धीरे इनमें से हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, तो इनका जो फंक्शन है वो इंजेक्शन जैसा ही है। इंजेक्शन भी तो हम नीडल के थ्रू अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, तो ये भी ब्लड में धीरे धीरे अपने हार्मोन रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। तो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड इज मच लॉन्गर। एडमिनिस्ट्रेशन, बस इनका यही फंक्शन है, मतलब इनका एक बेनिफिशियल पॉइंट बस ये है, आप इतना दर्द सह रहे हैं, ठीक है, पिल्स तो गोली खाई छुट्टी, इम्प्लांट्स में अंदर स्किन के अंदर खूब आ रहे हैं, वो इतना दर्द सह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एंड प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईओडीज। अब इसने ये लाइन क्यों लिखी? क्योंकि आईओडीज के अंदर हमारा जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है वो आ जाता है, ठीक है। और जितने भी आईओडीज हैं ये क्या करते हैं, जो स्पर्म है ना, या जैसे उसको फैगोसाइटोसिस कर देंगे, या तो उसका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देंगे, मोटिलिटी कम कर देंगे, ठीक है, या तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, वो सर्विक्स को स्टाइल कर देंगे, ठीक है। अब आईओडीज क्यों लिखा, बैरियर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो बैरियर है उसका काम क्या होता है, वेजाइना में घुसने ही ना दे स्पर्म को, ठीक है। बट इस केस के अंदर कोइटस हो चुका है, ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं कोइटस हो चुका है, तो जो स्पर्म है वो एंटर कर चुके हैं, तो बैरियर का तो कोई काम ही नहीं बचा, ठीक है। इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जो घुसा हुआ है उसको किसी ना किसी तरह रोकना है, तो इसके लिए हमारे पास एक तो आईओडीज हैं, ठीक है, पिल्स हैं, पिल्स क्या करेंगे, ओव्यूलेशन नहीं होने देगी, ठीक है।
अब एक पॉइंट यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे स्पर्म का इंसेमिनेशन होता है तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो फर्टिलाइजेशन कर देते हैं अगर हमारे पास ओवम पड़ा हुआ है, ठीक है। और मान लो इंसेमिनेशन होते ही उसके 72 घंटों के अंदर अंदर अभी ओवुलेशन नहीं हुआ मान लो, ठीक है। तो अगर हमने पिल ले ली या फिर आयोडीन लगा दिए तो उस केस के अंदर जो स्पर्म है वो ख़त्म हो जाएगा एकदम से, ठीक है। उसका वायबल पीरियड भी थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है ना, एक दिन हद। बट जो ईस्ट्रो जो हमारा ओवम है उसका वायबिलिटी पीरियड रहता है 2-3 दिन तक। तो 72 घंटे के अंदर अंदर कोइटस के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आइदर थ्रू पिल्स और इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस, मोस्ट प्रेफरेबली इंजेक्शंस इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, और आईओडीज विद इन 72 आवर्स। तो ये जो हमारे पास डेटा दे रखा है 72 आवर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकता है कि अगर इफ़ वी हैव टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बेस्ट बी सूटेबल, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड वो पूछ सकता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर हमें काम करना है। 72 घंटे मतलब हमारे पास है 3 दिन, ठीक है। 3 दिन के अंदर अंदर हमें ये सब एडमिनिस्ट्रेशन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ progestogen estrogen combinations or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, ठीक है। आईयूडीज कर सकते हैं, पिल्स या फिर इंजेक्शंस कर सकते हैं जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है। बैरियर तो कर नहीं सकते, तो बैरियर तो ऑप्शन हट गया। और स्टेरिलाइजेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं बनता, कोइटस तो हो ही चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो को, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अगर ये सब अवॉइड करना है पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो कौन से ऑप्शन हम एक्ट कर सकते हैं, एक्ट अपॉन कर सकते हैं। तो आंसर में जाएगा आईयूडीज या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पिल्स, या फिर ये कॉम्बिनेशन किसी भी फॉर्म में, इम्प्लांट या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में। अब सर्जिकल मेथड ऑल्सो को स्टेरिलाइजेशन, तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब है सर्जिकल मेथड। क्यों? क्योंकि स्टेरिलाइज करते हैं, इसके जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, सर्जरी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करते हैं ना, ताकि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाए, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होगा सर्जिकल मेथड्स आर जनरली एडवाइज फॉर मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मतलब अंतिम, क्योंकि इसके बाद वो इजैक्यूलेट जब करेगा, ठीक है, जैसे मेल हो गया है या फिर हमारा फीमेल हो गया, तो उसके इसके अंदर जैसे हमारा मेल है तो ये वास डिफरेंस को काट देते हैं और बांध देते हैं। तो जो स्पर्म ऊपर आ रहा है ये यहाँ से अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब जो हमारा सेमिनल फ्लूइड है, ठीक है, उस सेमिनल फ्लूइड पर प्लस स्पर्म इक्वल्स टू होता है सीमन, ठीक है। तो जब जो मेल है जिसने वैसेक्टोमी करा रखा है, वैसेक्टोमी करा रखा है मतलब उसकी वास डिफरेंस टाइड, कट और टाइड है, ठीक है। वैसेक्टोमी होता है मेल्स के अंदर, ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स के अंदर। ट्यूबेक्टोमी में टी आता है, टी टेस्टिस, तो इसका उल्टा है, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर जो सीमन आएगा उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि सीमन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या होते हैं, जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशन होती है, जैसे सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बल यूरेथ्रा ग्लैंड, इन सब की सिक्रेशन होगी सेमिनल प्लाज्मा से। जो सीमेन आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा ही होगा, स्पर्म होंगे ही नहीं। और इसके इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, फेलोपियन ट्यूब को काट देंगे तो वो मार नहीं पाएगा और स्पर्म और ओवम का मीटिंग ही नहीं हो पाएगा। तो टर्मिनल मेथड है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। गैमीट का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देता है। जैसे स्पर्म ऊपर आ रहा है, वास डिफरेंस है, तो उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देगा, ओवम को आने ही नहीं देगा, ठीक है। अब ये प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन से अलग है। अगर ऑप्शन दे रखे हो कि सर्जिकल मेथड का मोड ऑफ एक्शन क्या है, और दे रखा हो एक ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट, दूसरा दे रखा हो प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, तीसरा दे रखा हो कुछ और चौथा दे रखा हो ऑल ऑफ द अबव, तो हमें सबसे स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, ठीक है। जो उन सब में हमारे पास बर्थ कंट्रोल मेथड दे रखा होगा या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे रखा होगा, उसमें सबसे स्टार्टिंग पॉइंट देखना है किस पॉइंट पर वो ऐड करता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट,
ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये ट्रांसपोर्ट ही रुक गया तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, ये आंसर लगाना तो सेंसलेस बात है, ठीक है। ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट। अब गैमीट ट्रांसपोर्ट इसका मतलब ये नहीं है कि मेल टू फीमेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैमीट का, ठीक है। गैमीट इसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। बट जो हमारा कोइटस होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ मेल का। तो इसने स्पेसिफाई नहीं किया ना मेल या फीमेल, तो क्या मतलब दोनों का हो रहा है, और दोनों का ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक केस में होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्योंकि वास्ट डिफरेंस कट होती है। एंड दैट इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी टेस्टिस का उल्टा हो जाएगा। इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम में इंसिजन करते हैं ड्यूरिंग वैसेक्टोमी। और एब्डोमेन या फिर एक्सोमेन, या तो इंसिजन करते हैं एब्डोमेन में या तो थ्रू वेजाइना ट्यूबेक्टोमी में। या तो एब्डोमेन में इंसिजन करके हम जो हमारी फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट है उसको कट और टाई कर देंगे, नहीं तो वास्ट डिफरेंस जो हमारा वेजाइना है उसके थ्रू हम हाथ घुसा के उसको कट कर देंगे, ठीक है। या फिर उसके थ्रू इंसिजन करके हम काम कर देंगे एंडोस्कोप के थ्रू। इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ small incision in scrotum, whereas in vasectomy, in tubectomy, a small part of fallopian tube is removed or tied up through small incision in abdomen और थ्रू वेजाइन। अब MTP एक्ट की बात हो गई, लीगल है, ठीक है। रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शंस, ठीक है। लीगल जो हमारे पास एक्ट से वो सिर्फ और सिर्फ दो ही थे, एक तो एमनियोसेंटेसिस और दूसरा था MTP, ठीक है। अब एक्ट इसका ईयर भी याद रखना है, 2017, ठीक है। 2017 में MTP अमेंडमेंट आया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर हमें स्पेस करनी है प्रेगनेंसी तो बेस्ट हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होगा, IUDs रहेगा, ठीक है। अगर उसने इतना, अब वो रीज़न कुछ भी हो, उसने बस ये लिख देना कि बेस्ट कौन सा है, तो उसके अंदर हमेशा हमेशा IUD ही आएगा।